हम लोग देखें तो बहुत सारा डिफिनेशन आया और उन सारे डिफिनेशन को 49 डिफिनेशन को कंक्लूड करके एक डिफिनेशन अल्पोर्ट ने बनाया जो सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव माना जाता है। और उन्होंने कहा कि पर्सनालिटी साइकोफिजिकल सिस्टम का एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है जो व्यक्ति के व्यवहार को उसके इन्वायरमेंट के साथ यूनिकली एडजस्ट करता है। जो भी हमारा बिहेवियर है वो हमारे इन्वायरमेंट के साथ यूनिक एडजस्टमेंट की चर्चा करता है हमारा पर्सनालिटी। और ये एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है। दो चीज़ें कही गई, ये पर्सनालिटी कंटिन्यूअस चेंजेस लाते हैं, साइकोफिजिकल सिस्टम है जिसमें लगातार आप में परिवर्तन आता रहेगा। ऐसा नहीं कि पर्सनालिटी में बहुत सर आपकी वॉइस में प्रॉब्लम हो रही है। ये हमारे फरजाना मैम अपना माइक बंद कीजिए। अब ठीक आ रही है? हेलो जी सर आ रही है। चलिए, तो हमने बताया कि अल्पोर्ट ने जो परिभाषा दी वो बिल्कुल 3 चीज़ों पर बेस है। एक तो उन्होंने कहा कि पर्सनालिटी साइकोफिजिकल सिस्टम का एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि आपके पर्सनालिटी में रोज़मर्रा कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, कुछ बदलाव होते रहते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि यूनिक एडजस्टमेंट विद द इन्वायरमेंट, और इसी के सहारे व्यक्ति क्या करता है, अपने वातावरण में एडजस्टमेंट लाता है, समायोजन लाता है। तो ये परिभाषा बिल्कुल ध्यान रखिएगा अल्पोर्ट की परिभाषा वो पूछते हैं। फिर हम लोग बात कर ले ट्रेट की कि ट्रेट क्या है। तो अश्विया ने एक बड़ा अच्छा चीज़ पढ़ाया था, रिलायबिलिटी। मैम लगता है लेफ्ट हो गई सर। है? लगता है मैम लेफ्ट हो गई। अच्छा, हाँ लेफ्ट हो गई। आ जाएंगी, हो सकता है कुछ हुआ हो। बहरहाल हम लोग बात कर रहे थे पर्सनालिटी के डेफिनेशन की। डेफिनेशन ऑडियो डाल दीजिएगा सर। हाँ डाल देंगे भाई, रिकॉर्डिंग हम कर दिया है, ठीक है। तो जो पर्सनालिटी की डेफिनेशन के बाद हम बात करते हैं कि पर्सनालिटी में जो अश्विया ने एक बार पहले ही बताया था, रिलायबिलिटी में दो चीज़ें, स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी, यही दो चीज़ों की बात की थी। और हमारे ट्रेट में भी यही दो चीज़ें हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर इन विच स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी फाउंड इज कॉल्ड ट्रेट। तो ट्रेट क्या है? हमारे व्यवहार की कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी। तो रिलायबिलिटी के परिभाषा से याद रखिएगा कि रिलायबिलिटी की जो परिभाषा हम लोगों ने दी थी कि रिलायबिलिटी में क्या है, टेस्ट की कंसिस्टेंसी और उसकी स्टेबिलिटी। और यही दो चीज़ें हमारे पर्सनालिटी ट्रेट में भी है, ठीक है। कि हमारे यहाँ सिर्फ वहाँ बात कर रहे थे हम लोग किस चीज़ की, टेस्ट की, ठीक, टेस्ट की। और यहाँ बात करेंगे हम बिहेवियर की। तो यहाँ बिहेवियर में कंसिस्टेंसी होगी और बिहेवियर में स्टेबिलिटी होगी। ये दो चीज़ें होंगी तो हम उस बिहेवियर को क्या कहेंगे, ट्रेट कहेंगे, ठीक है। तो ट्रेट के टाइप में, ट्रेट और टाइप में हम लोग आ जाएं। और एक दूसरी चीज़ है टाइप, ठीक है। टाइप अप्रोच क्या कहता है? टाइप बताता है कि पर्सनालिटी के कुछ स्पेसिफिक टाइप है जिनके आधार पर हम उनकी व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला क्रेशमर का सिद्धांत आया टाइप थ्योरी, और उसके बाद से शेल्डन का आया। तो कुछ टाइप थ्योरी की बात हम लोग कर लें पहले, फिर ट्रेट पे आ जाएंगे अल्पोर्ट के। क्रेशमर का जो टाइप था वो कितना टाइप था, कोई बताएगा? 4 टाइप, ठीक है। पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक और डिस्प्लास्टिक, ठीक है। पिकनिक हो गया मोटा, ठीक है, थुलथुला, आराम पसंद, खाने पीने वाला व्यक्ति, पिकनिक टाइप हो गया, ठीक है। एथलेटिक टाइप जो हो गया वो एथलेटिक ही है ना, हाँ एथलेटिक टाइप जो हिस्ट पुस्ट हो गया, ठीक है। सुडौल आदमी, हेल्दी जिसको कहेंगे, ठीक है। इसके बाद से है एस्थेनिक टाइप, पतला दुबला, ठीक है। और चौथा है डिस्प्लास्टिक टाइप, जो किसी टाइप में नहीं आएगा, उसको मतलब मिक्स कर दिया तो वो डिस्प्लास्टिक टाइप है। तो ये 4 तरह के टाइप बताए थे क्रेशमर ने। क्रेशमर का ये 4 टाइप था, पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक, डिस्प्लास्टिक, ठीक है। इसी क्रेशमर के टाइप को चेंज किया, और चेंज करने के बाद शेल्डन ने इसके 3 प्रकार बताए, एक्टोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और
इंडोमॉर्फी। इंडोमॉर्फी मोटा थुलथुला वाला जो कि वहाँ पिकनिक टाइप का था, ठीक है। दूसरा था मेसोमॉर्फी जो हिस्स-पुस्ट था। एक्टोमॉर्फी यानी पतला दुबला। और इन तीनों की प्रकृति की भी चर्चा की शेल्डन ने। जो आपका इंडोमॉर्फी था उसमें ज़्यादातर साइक्लोइड सिस्टम दे, उसको साइक्लोइड पर्सनालिटी भी बोलते हैं। मैनिक डिप्रेसिव टाइप के फेजेस उसमें आगे चल के देखने को मिल सकते हैं। जो एक्लेक्टिक टाइप है, ठीक है, पतला दुबला, ठीक है, इसको सीजोइड, हाँ सीजोइड पर्सनालिटी कहा गया। सीजोइड। सर कहाँ पहुंच गए, हमारा नेट खत्म हो गया था, दूसरे से ज्वाइन किया है। हम लोग बात कर रहे थे पर्सनालिटी के थ्योरी से शुरू किया था। थ्योरी के बाद हमने बताया कि कुछ ट्रेट्स हैं, ठीक है। चूँकि जब हम पर्सनालिटी की डिफिनेशन दे रहे थे तो वहाँ बताया गया कि पर्सनालिटी जो है वो साइकोफिजिकल सिस्टम का डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है। यानी पर्सनालिटी में लगातार कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन कुछ गुण ऐसे होते हैं जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, जिसको हम लोगों ने ट्रेट कहा। तो हमने एग्जाम्पल भी दिया था कि ट्रेड को याद रखने के लिए वही रिलायबिलिटी याद रखनी है कि रिलायबिलिटी में दो चीज़ें बताई थी मैम ने, स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो वहाँ जो था वो टेस्ट का स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी था। यहाँ बिहेवियर में कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी है। तो बिहेवियर में अगर कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी है तो इसको ट्रेट कहा जाएगा, ठीक है। इसके बाद टाइप की बात की गई तो पुराने समय में पर्सनालिटी की व्याख्या टाइप के आधार पर की गई थी, जिसमें क्रेशमर का टाइप बताया गया 4। पिकनिक टाइप, मोटा थुलथुला आरामदेह पसंद आदमी, खाने पीने का शौकीन आदमी, जिसको पिकनिक टाइप कहा गया। दूसरा जो टाइप था वो एथलेटिक टाइप, हिस्ट पोस्ट, जिसको कहा गया। तीसरा था एस्थेनिक टाइप, दुबला पतला चिड़चिड़े स्वभाव का ये आदमी। और चौथा जो है डिस्प्लास्टिक टाइप, जिसमें बात की गई कि ये किसी पर्सनालिटी के क्राइटेरिया में नहीं रहेगा, मिक्स पर्सनालिटी है, तो इसको डाल दिया गया डिस्प्लास्टिक टाइप में। इसी के ऊपर बेस होकर शेल्डन ने एक दूसरा टाइप बताया। उन्होंने पर्सनालिटी के 3 टाइप बताया 4 की जगह, और उन्होंने कहा एक्टोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और इंडोमॉर्फी। तो इंडोमॉर्फी जो था उसको साइक्लोइड टाइप बताया और इसको विसरोटोनिया कहा कि इस तरह के व्यक्तित्व में ज़्यादातर एमडीपी के केसेस देखने को मिलते हैं। मोटा थुलथुला आदमी, अगर इसको कोई बीमारी अगर होगी तो उसमें साइक्लोइड टाइप की बीमारी देखी जाएगी। दूसरा जो था इंडो में सर, इंडो मोटा थुलथुला आदमी जो है, ठीक है। अच्छा। मेसोमॉर्फी जो था वो हिस्ट पुस्ट आदमी है, इसको सोमैटोटोनिया कहा गया, ठीक है। ये हिस्ट पुस्ट आदमी, इसको कोई दिक्कत नहीं, एकदम बैलेंस आदमी है। तीसरा जो पतला दुबला आदमी था, जिसको पहला क्या था, इंडो, और ये एक्टो है, पतला दुबला, ठीक है, चिड़चिड़े स्वभाव का। और इसमें देखा गया है सीजोइड टाइप का नेचर इसका, और इसको सेरिब्रोटोनिया का नाम दिया गया, ठीक है। तो ये 3 तरह के पर्सनालिटी की चर्चा की टाइप की शेल्डन ने, ठीक है। शेल्डन के बाद भी युंग ने पर्सनालिटी का 2 चर्चा किया, पर्सनालिटी के 2 हिस्से बताए, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट वर्ड सोसाइटी, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी होगा, ठीक है, बोल्डनेस देखा जाएगा, इस तरह की सोशबिलिटी देखी जाएगी। और जो दूसरा हिस्सा है जो एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट में टूवर्ड सेल्फ, ये ऐसा आदमी अपनी तरफ उन्मुख होगा, अनसोशल होगा, ठीक है, शाई होगा, इस तरह के नेचर उसमें देखने को मिलेंगे। कुछ केसेस में एक और चीज़ें आई एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट के अलावा, एम्बीवर्ट, जिसमें क्या होगा, दोनों का मिक्सचर। और युंग ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि पर्सनालिटी का ये टाइप नहीं है, ठीक है। उन्होंने 2 तरह के पर्सनालिटी की ज़रूर चर्चा की, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, लेकिन कहा कि ये टाइप नहीं है, ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। एक ही आदमी के पर्सनालिटी के 2 डायमेंशंस हैं, एक एंड पर एक्सट्रोवर्सन है, एक एंड पर इंट्रोवर्ट है। शायद हम अभी ग्रुप में बहुत अच्छा पढ़ा रहे हों, यहाँ बहुत एक्सट्रोवर्ट है, हो सकता है कि हम इंटरव्यू देने जाएं तो वहाँ बोल नहीं पाएँ, वहाँ हम इंट्रोवर्ट हो जाएं, शाई हो जाएं, ठीक है।
तो एक ही पर्सनालिटी के दो डायमेंशंस बताए, कहा कि कभी एक का एक्सप्रेशन हो जाता है, कभी दूसरे का एक्सप्रेशन होता है, और ये डिपेंड करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन। एक सिचुएशन में एक आदमी इंट्रोवर्ट हो सकता है और दूसरे सिचुएशन में वही आदमी एक्सट्रोवर्ट हो सकता है। क्लियर है? सर तो ये डायमेंशन पे हो जाएगा ना? डायमेंशन कहा इसको, टाइप नहीं कहा, ठीक है। शुरू में इसको टाइप ये तो समझा सर जाता था आईक्यू कि का हुआ एक्सट्रोवर्ट ना अलग सर। टाइप है, इंट्रोवर्ट अलग टाइप है, लेकिन यूं ने इसको डायमेंशन के रूप में लिया कि एक डायमेंशन पर एक्सट्रोवर्ट है, दूसरे डायमेंशन पर इंट्रोवर्ट है, और बीच में एम्बीवर्ट है। क्लियर है? जी सर। इसके बाद स्प्रेंगर ने भी टाइप ऑफ मैन के 6 टाइप बताए, आदमी के 6 प्रकार बताए, ठीक है। एक थ्योरेटिकल टाइप, ठीक है, थ्योरेटिकल टाइप। दूसरा हो गया एस्थेटिक टाइप, सौंदर्य वाला, ठीक है। तीसरा जो हो गया सोशल टाइप, चौथा हो गया पॉलिटिकल टाइप, पांचवा हो गया रिलीजियस टाइप, और छठा हो गया इकोनॉमिक टाइप। अब इस टाइप को आप समझ लीजिए कि ये जो 6 टाइप है स्प्रेंगर का। थ्योरेटिकल टाइप किस तरह की बात करेगा? जो सच्चाई वाले के साथ रेशनल ढंग से, विवेकता के साथ की चीज को देखेगा, ठीक है। और जो प्रैक्टिकली यूजफुल होगा उस पर बात करेगा। इकोनॉमिक वाला जो है क्या करता है? इकोनॉमिक टाइप वही राजनीतिक से नहीं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल नहीं है। राजनीतिक से अपने फायदे के लिए हिसाब से हाँ, करता है। वैसा बिहेवियर करता है जो उसके लिए फायदेमंद हो, जहाँ पर उसको इकोनॉमिकली अच्छा सर, फायदा aesthetic? पहुँचे, ठीक अच्छा है। इकोनॉमिकली। हाँ, तीसरा जो है आपका, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जो एस्थेटिक टाइप होते हैं। इकोनॉमिक वाला मटेरियलिस्टिक होगा। हाँ, ठीक है, एकदम ठीक कहा। और एस्थेनिक टाइप जो है, सौंदर्य प्रकृति का जो आदमी है, वो प्रकृति के सौंदर्य, ठीक है, को देखता है। इस तरह की चीज़ें, नेचुरल चीज़ों में उसका ध्यान ज़्यादा होता है। सोशल टाइप जो होता है, ऐसे लोग सामाजिक तौर सर पे क्या बहुत। aesthetic में क्या ये हो सकता है कि पोएट वगैरह हो सकते हाँ हैं? हाँ, ठीक है, पोएट हो गया, पेंटर हो गया, प्रकृति से जिसको ज़्यादा लगाव हो, ठीक है। ओके। सोशल टाइप जो हो गया, इस तरह का व्यक्ति क्या करता है, लोगों मिलना को जुलना प्यार पसंद स्नेह देते हैं और उनकी मदद करना चाहते हैं, तो ये हो गया सोशल टाइप। पॉलिटिकल टाइप क्या होगा? पावर। पॉलिटिकल टाइप जो है वो पावर की खोज में रहता है, पावर दर्शाता है, ठीक है। और दूसरे को हमेशा इन्फ्लुएंस करता है। हाँ श्रेया, सर पावर सीकिंग। हैं, पावर सीकिंग, हाँ Power seeking। हाँ। पॉलिटिकल जो होगा वो दूसरे को इन्फ्लुएंस करने वाला, ठीक है, दूसरे पर पावर दिखाने वाला, इस तरह का। और रिलीजियस टाइप जो होगा बताने की जरूरत है? नहीं सर, धार्मिक प्रवृत्ति का। लीडर लोग भी आ जाएंगे इसमें। लीडर रिलीजियस राजनीतिक में। किसमें? पॉलिटिकल में ना। जी जी। तो वही तो बता रहे हैं, दूसरे को इन्फ्लुएंस करने वाला। इन्फ्लुएंसर तो लीडर होता ही ना है। वही पावर से होती। रिलीजियस टाइप कैसा होगा? धार्मिक प्रवृत्ति। धार्मिक प्रवृत्ति का, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया स्प्रिंगर के टाइप 6, ठीक है। पॉलिटिकल टाइप, रिलीजियस टाइप, इकोनॉमिक टाइप, सोशल टाइप, और धार्मिक। रिलीजियस टाइप एक सबसे पहला छूट गया। हाँ वो हो गया। क्या है? थ्योरेटिकल टाइप। थ्योरेटिकल टाइप, याद रखिएगा। इसके बाद यूंग और स्प्रेंगर के थ्योरी को उठाया किसने? हॉलैंड ने। दोनों के जो टाइप बताए गए, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, ये 6 और 3 9 जो टाइप बताए गए उसके आधार पर हॉलैंड ने हेक्सा क्या बोलते हैं उसको? मॉडल। हाँ, हेक्सा मॉडल भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। हेक्सागोनल मॉडल, हेक्सा यानी 6। तो पर्सनालिटी के उन्होंने 6 टाइप बताए। एक रियलिस्टिक टाइप, तो रियलिस्टिक टाइप कौन हो गया? थ्योरेटिकल टाइप, ठीक है, वो रियल चीज़ पर काम कर रहा था, याद है ना। दूसरा हो गया इन्वेस्टिगेटिव टाइप, तीसरा हो गया कन्वेंशियल टाइप, चौथा हो गया आर्टिस्टिक टाइप, पांचवा हो गया इंटरप्यूरिंग टाइप,
और छठा हो गया सोशल टाइप। तो इसमें बहुत कॉमन देख लीजिए, रियलिस्टिक और सोशल। रियलिस्टिक आपका थ्योरेटिकल हिस्सा हो गया, सोशल हम लोगों ने वहाँ देखा ही था, आर्टिस्टिक जो हो गया वहाँ एस्थेनिक टाइप हो गया, ठीक है। बच गया आपका इंटरप्यूरिंग, तो इंटरप्यूरिंग जो हो गया वो इकोनॉमिकल टाइप का ही हिस्सा है। इन्वेस्टिगेशन और कन्वेंशियल, कन्वेंशियल जो होगा वो समझिए रिलीजियस टाइप है, कन्वेंशियल है जो वही पुराना ढर्रा है उसके पास है, और इन्वेस्टिगेशन एक टाइप जो है इन लोगों ने बनाया, ठीक है। तो इसी को रिया सैक के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। आर फॉर रियलिस्टिक, आई फॉर इन्वेस्टिगेशन, ए फॉर आर्टिस्टिक, एस फॉर सोशल, ई फॉर इंटरप्यूरेनशिप और सी फॉर कन्वेंशियल। तो रिया सैक के नाम से याद रखिएगा कि हेक्सागोनल में 6 टाइप पर्सनालिटी के बताए गए हॉलैंड के द्वारा, ठीक है, हेक्सागोनल। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलिए, आगे बढ़े फिर। ट्रेट अप्रोच की बात कर लें हम लोग। ट्रेट अप्रोच में कितने लोगों के नाम आते हैं? अल्पोर्ट कैटल का, अल्पोर्ट और कैटल का। अल्पोर्ट कैटल, आई थिंक। आइजेंक, जी सर। आइजेंक का पर्सनालिटी तो डायमेंशन पर रखते हैं उसको भी। ठीक है। और एक और है, मैक्रॉन कोफ्टा का सर। हाँ ये नया है इसलिए इसको पूछता है, ठीक है, पोस्टर। कोस्टा की। चलिए ट्रेट अप्रोच में हम लोग बात कर लें अल्पोर्ट के सिद्धांत की। तो अल्पोर्ट के सिद्धांत में बेसिकली ट्रेट को 3 हिस्से में बांट दिया गया, सरफेस ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट, सरफेस ट्रेट। हाँ बोलिए मोनी। सरफेस इसमें आएगा सर, कैटल में सरफेस की बात की थी सर। अच्छा पहले हम बोल लेते हैं। अच्छा ठीक है सर। चलिए 3 हिस्से में बांटा उन्होंने, सरफेस ट्रेट, ठीक है, सतही जिसको हम लोग बोलते हैं, सेंट्रल ट्रेट और कॉर्डिनल ट्रेट। तो कॉर्डिनल ट्रेट वो है जो कि चेंज नहीं होता, हमारे पर्सनालिटी का वो हिस्सा है जिसमें जिसमें कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी देखी जाएगी। यही वो ट्रेट है जो चेंज नहीं करता है, ठीक है, जिसको हम लोग कॉर्डिनल ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हिस्सा जो सेंट्रल ट्रेट है, इसमें कई ट्रेट ऐसे होते हैं जिनके इर्द गिर्द हमारी पर्सनालिटी मूव करती है, चेंजेबल होती है, जिसके हिसाब से अल्पोर्ट ने डायनेमिक कहा था। तो ये वो हिस्सा है जो बदलता है। तो सेंट्रल ट्रेट जो वो ट्रेट है जिसमें परिवर्तन संभव है, जिसके इर्द गिर्द हमारी पर्सनालिटी घूमती रहती है, ठीक है। हम बहुत ईमानदार आदमी हैं, 100% ईमानदार हैं, आप 1 करोड़ रुपया भी दीजिएगा तो हम नहीं लेंगे, गिरा हुआ मिलेगा हम वापस कर देंगे, ठीक है। ये हमारा सेंट्रल ट्रेट हो गया, मैंने सेंट्रल नहीं कॉर्डिनल ट्रेट हो गया, ईमानदारी का गुण, ठीक है। मान लीजिए कि हमारा ईमानदारी का गुण अगर कॉर्डिनल ट्रेट में नहीं आता है, ठीक है, हमारा कॉर्डिनल ट्रेट जो है वो ज़बान का वैल्यू है, ठीक है, कि हमने ज़बान दे दिया तो हम करेंगे, ठीक है। लेकिन हम ईमानदार जो हैं वो उतने नहीं हैं। हो सकता है कि 500 रुपया गिरा आप मिले हमको तो हम वापस कर दें, अब 5 लाख मिले तो नहीं करें, ठीक है। तो ये सिचुएशन पे वैरी कर जाएगा। ये सेंट्रल ट्रेट जो होगा जिसके इर्द गिर्द हमारी पर्सनालिटी मूव करती है, इसमें चेंजेस आ जाएगा, ठीक है। तो ये परिवर्तन जो है वो हमारा सेंट्रल ट्रेट है। और सरफेस ट्रेट वो है जो हमारा स्टाइल है, हेयर स्टाइल हो गया, हमारा चलने का स्टाइल हो गया, बोलने का स्टाइल हो गया, ड्रेसिंग सेंस हो गया, ये हमारा सरफेस ट्रेट है, ठीक है। और जनरली हम पर्सनालिटी की व्याख्या इसी सरफेस ट्रेट के आधार पर करते हैं। जो हम पर्सनालिटी का असेसमेंट करते हैं कि आदमी बड़ा हैंडसम है, बड़ा अच्छा है, वो देख के ही ओवर लुक के उसको देखते हैं, आउटर लुक को, और आउटर लुक को देखने के आधार पर ही कर लेते हैं। हालांकि हमको क्या देखना है, उसका सेंट्रल और कॉर्डिनल ट्रेट देखना है, उसके ट्रेट्स कैसे हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह के ट्रेट्स की बात की थी।
उन्होंने जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पर इसके लिए, इसके अलावा अल्पोर्ट ने और कुछ बात की थी क्या? क्या सर? अल्पोर्ट ने और भी बहुत सारी चीज़ें बताई होंगी। फिलहाल हम एकदम अभी कंक्लूड करके चल रहे हैं कि जो इंटरव्यू में पूछ सकता है। ठीक है, डिटेल्स थ्योरी हम लोग देखेंगे बाद में, चूंकि अश्विया को 5 तक काम है तो अश्विया के हिसाब से अभी हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अगर इसमें कुछ ऐड करना है तो आप लोग बता सकते हैं कि अल्पोर्ट ने और कुछ बताया हो इम्पोर्टेंट। मोनी ठीक थी। मोनी सरफेस ट्रेट की बात कैटल ने की थी, इन्होंने उसको कहा था सेकेंडरी। ट्रेड। हाँ ठीक है, तो सरफेस की जगह सेकेंडरी कर लीजिएगा। देखिए ओवरलैपिंग हो रहा है और मेमोरी का ये वो पार्ट है जो आपको एक की कैटल फॉरगेटिंग। का 2 था ना, सरफेस स्ट्रेट था, हाँ सोर्स, हाँ तो ओवरलैपिंग हो गया। तो याद रखिएगा कि वहाँ कॉर्डिनल। हमको लगा ना सर, हमको लगा क्या सेकेंडरी को ही आप कहीं मतलब पढ़े होंगे तो उसी को नहीं ठीक है, अच्छा किया आप टोका, तो हम उसको थोड़ी देर में देख लेंगे और गलती होगी तो हम करेक्शन कर लेंगे। हम हरदी गुर्दी नहीं बोलते हैं कि हम ही सही हैं। ऑलपोर्ट का सर, ऑलपोर्ट का मेरे पास जैसे नोट है कॉमन ट्रेट और पर्सनालिटी ट्रेट। हाँ ठीक है, कॉमन ट्रेट और पर्सनालिटी ट्रेट है, ठीक है। ऑलपोर्ट का और कैटल का है सरफेस ट्रेट और सोर्स ट्रेट। ठीक है, वही पर्सनालिटी ट्रेट्स में ही तीनों को डिवाइड कर दिया था, कोऑर्डिनल, सेंट्रल और हाँ सेकेंडरी। पर्सनालिटी ट्रेट में ही ये तीनों आते हैं। कॉमन ट्रेट तो सब में कॉमन है ना, जो समाज और संस्कृति से हमको मिल, कॉमन तो हमको जो सोसाइटी से मिलेगा वो है, जो आप में भी हम में भी है कॉमन। इसके बाद हम लोग बात कर ले कैटल की। तो कैटल ने 2 तरह के ट्रेट की बात की थी, सरफेस ट्रेट और सोर्स ट्रेट। तो सरफेस यहाँ वही हो गया ऊपरी वाला सतह का। ठीक है, सरफेस ट्रेट कैसे ट्रेट है, जिसका कोई बताएगा सरफेस ट्रेट को? वही सर डे टू डे लाइफ में जो वर्क करता है ना सर, जो आसानी से उसका अभिव्यक्ति कर देता है, वही है। डे टू डे लाइफ में जो हमारा एक्सप्रेशन है वो हमारा सरफेस ट्रेट है, और जो सोर्स है वो क्या है? सीधे उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। कैसे उसको अलग अलग कर दीजिए ना, बताइए कैसे कर सकते हैं, कैसे आप डिफरेंस कर लीजिएगा? ये सर इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल हो गया, ये बाहर से बाहरी है और ये इंटरनल। सरफेस टेस्ट कोई भी ऑब्जर्व करके सर बता सकता है, लेकिन जब सोर्स टेस्ट की बात आती है तो वो जो हम किसी के साथ रहेंगे तब हमको पता चलेगा कि ये आदमी ऐसा है। ठीक है, तो हमारे बारे में जो आपके व्यूज हैं वो जी सर, सरफेस, सोर्स टेस्ट में नहीं सर, सोर्स सरफेस। कैसे सर? और हमारी पत्नी बताएंगी सोर्स। जी सर। ठीक है, जो हमारे साथ रह रहा है उन हमारा जान रहा है इन आउट्स। सर हम भी लोग तो बहुत दिन आप 1 घंटे रहिएगा, आपको नहीं पता चलेगा। आप सरफेस ट्रेट ही को देख रही हैं, ठीक है, जो रोजमर्रा एक्सप्रेशन हो रहा है, ठीक है, जो रोजमर्रा में एक्सप्रेशन वही बताएगी हैं। जी सर, इंटरनल तो वही बताएगी, हाँ ही बताएगी वही। यही बात हमने बताया कि अब इसको आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि जो डेली लाइफ में जो इंटरेक्शन हमारा हो रहा है लोगों के साथ वो हमारा सरफेस ट्रेट है, और जो इंटरनल ट्रेट है जिसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है लोगों के सामने, ठीक है, वो हम जिनके साथ रहते हैं वो ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो वो बताएंगे आपका सोर्स ट्रेट। ठीक है, कैटल का 16 PF एक उन्होंने कैटल ने एक 16 PF का एक क्वेश्चनर भी बनाया था पर्सनालिटी के 16 डायमेंशंस को मापने के लिए। इसके बाद आइजेंक है। आइजेंक का जो पर्सनालिटी की जो चर्चा की थी, उन्होंने 3 बाइपोलर टाइप बताए थे। ठीक है, पहला उनका था इंट्रोवर्शन एक्सट्रोवर्शन,
पर्सनालिटी के एक डायमेंशन पे उन्होंने इंट्रोवर्ट और एक डायमेंशन पर उन्होंने एक्सट्रोवर्ट को रखा, ठीक है, जिसकी चर्चा यूंग के सिद्धांत में हम लोग को मिल चुकी है, यूंग के टाइप में, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। दूसरा उन्होंने कहा न्यूरोटिसिज्म और स्टेबिलिटी। एक तरफ न्यूरोटिसिज्म है, ठीक है, बिहेवियर में, और दूसरी तरफ स्टेबिलिटी है, स्थिरता है। न्यूरोटिसिज्म से क्या समझ रहे हैं आप? सर डिप्रेशन हो जाएगा ना सर इसमें? नहीं नहीं नहीं, साइकोटिक पर्सनालिटी। ना ना, साइकोटिक अलग है, तीसरा टाइप है। न्यूरोटिसिज्म क्या समझ रही हैं आप? इमोशनली इम्बैलेंस, स्टेबल नहीं होता है। एक तरफ इमोशनली इनस्टेबल और एक तरफ इमोशनली स्टेबल, ठीक है। जी सर। न्यूरोटिसिज्म में क्या होगा? इनस्टेबिलिटी होगी, है ना, और स्टेबिलिटी में इमोशनली स्टेबल देखा जाएगा। तो इमोशन से रिलेटेड है न्यूरोटिसिज्म। दूसरा तीसरा जो था इनका साइकोटिसिज्म और सुपर ईगो फंक्शन। तो साइकोटिसिज्म में क्या कहा गया? सर इसमें पुअर कंसंट्रेशन होता है, पुअर मेमोरी, memory पुअर हो जाएगा, कंसंट्रेशन। साइकोटिसिज्म में बेसिकली इसी बात की गई कि मेंटल इलनेस एक तरह की का ज़्यादा देखा गया, कि मेंटल इलनेस जैसी चीज़ें देखी गई हैं, जिसमें पुअर कंसंट्रेशन होगा, पुअर मेमोरी हो जाएगी, इनसेंसिटिविटी हो जाएगी, इस क्रूरलिटी हो जाएगी, इस तरह की चीज़ें देखी जाएंगी। और सुपर ईगो फंक्शन में क्या होगा? मोरलिटी हो जाएगी सर, हैं? मोरलिटी चला आइडियलिटी, मोरलिटी, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। एक तरफ हम क्रूअल हो रहे हैं, एक तरफ हम आइडियल हो रहे हैं, ठीक है। एक तरफ हम नैतिकता की बात करते हैं और एक तरफ हम इनसेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें दो ध्रुवीय बात की गई। आइजेंक ने 3 पर्सनालिटी के टाइप बताया और वो भी बाइपोलर टाइप बताया। पहला जो था एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्शन था, दूसरा न्यूरोटिसिज्म और स्टेबिलिटी था, और तीसरा साइकोटिसिज्म और सुपर ईगो था। और इसी के आधार पर उन्होंने ईपीआई का एक निर्माण किया पर्सनालिटी को मेज़र करने का। ईपीक्यू का किया था कि ईपीआई किया था? ईपीआई था सर, इन्वेंटरी था, पर्सनालिटी अब क्यू कब हो गया? कब चेंज हुआ? ईपीआई से ईपीक्यू हुआ कि ईपीक्यू से ईपीआई हुआ? ईपीआई से ईपीक्यू हुआ सर। पक्का? हैं? एपीआई से एपीक्यू हुआ सर, क्योंकि क्यू में फिर ना लाई डिटेक्टर आ गया, ठीक है। क्यू में चौथी चीज़ इंक्लूड की गई कि आप लाई प्रोनेस, आप झूठ बोलने में कितने उन्मुखता दिखलाते हैं, तो लाई डिटेक्टर को वहाँ लगाया गया था। तो ये याद रखिएगा कि ईपीआई का निर्माण पहले किया था, बाद में उसमें एक और चीज़ जोड़ा गया, वो लाई डिटेक्टर डिटेक्टर नहीं बोलेंगे, लाई प्रोनेस था वो। इसके बाद आ जाइए आप उस पर, मैकोस्टा। किसका है? कोस्टा एंड मैक्रे, ठीक है। 1994 में इन्होंने पर्सनालिटी के 5 टाइप बताए। ओशियन, हैं? B5 जो दिया था ना सर, नॉर्मन ने दिया था ना सर, B5। वो B5 अलग है ना? अच्छा, वो अलग है सर। ये कोस्टा का है। इसी को कहा जाता है सर, इसी को कहा जाता है सर, यही है बिग 5 फैक्टर। बाद में इसका नाम दिया जाएगा, बाद में इसका नाम हम लोग B5 देंगे, ठीक है। नॉर्मन ने इसको B5 कहा, लेकिन ये कोस्टा का जो अप्रोच था, उन्होंने इसको ओशियन के नाम से ही किया। O फॉर ओपननेस, C फॉर कंसाइजनेस, E फॉर एक्सट्रोवर्शन, A फॉर एग्रीबलनेस और N फॉर न्यूरोटिसिज्म। तो 3 तो आपको बहुत आसानी से याद आ जाएगा, न्यूरोटिसिज्म, ठीक है, एक्सट्रोवर्शन, ओपननेस, एग्रीबलनेस, और C फॉर एक कंसाइन सीएनएस, याद करना पड़ेगा, कंसाइन सीएनएस। तो ये 5 उन्होंने बताया पर्सनालिटी के टाइप, ठीक है। ओपननेस में क्या बताया उन्होंने? कि व्यक्ति का विचार कैसा होगा इस डायमेंशन पर?
खुला हुआ विचार। खुला जो विचार, होता है ठीक है। न्यूरोटिसिस में कैसा होगा? इसमें सर इमोशनली इनस्टेबल। संकुचित एक होगा ही चीज़ सर। याद रखिए, इमोशनली न्यूरोटिसिज्म की जब बात करेंगे, इमोशनली इनस्टेबल, ठीक है। कंसाइंसियनस यानी उसको बोलते हैं कर्तव्य निष्ठा, जो आपकी ड्यूटीनेस, पंक्चुअलिटी, ये सारी चीज़ों को दिखाए, ठीक है। उसके बाद से एग्रीबलनेस क्या है? हैं? भारी जो करता है सिचुएशन के अनुसार सीधा जो साधा vary करता व्यक्ति, है। ठीक है, गुड नेचर का, एकदम शांत स्वभाव, तो उसको बोलते हैं एग्रीबलनेस। और एक्सट्रोवर्ट क्या हो गया? बहुत ज़्यादा बातूनी, ठीक है, मजाकिया, सामाजिक, एक्सट्रोवर्ट हो गया। अपने में कौन आदमी अपने को कहाँ रख रहा है, देख लीजिए तो। पांचों डायमेंशन में, पांचों कंसाइननेस का क्या बताया सर? कर्तव्य निष्ठा, रिस्पॉन्सिबल होगा, सोच विचार के व्यवहार करेगा, ठीक है। कौन आदमी अपने पर्सनालिटी को कहाँ रख रहा है, पहले बताइए फट से। हम तो अपने को एक्सट्रोवर्ट में रख लेते हैं, चलिए। मज़ाहिया, सामाजिक, बातूनी, हम भी सर, हम भी बातूनी, एक्सट्रोवर्ट में ही रखेंगे। बाकी सब इंट्रोवर्ट है, कोनो नहीं बोल रहा है। सर एक्सट्रोवर्ट है सर। नहीं ना, हम तो पहचान, जब कोई Extrovert। बोलेगा नहीं तो इंट्रोवर्ट है, टुवर्ड सेल्फ हो गया। हम तो सबको पहचान लिए 1 मिनट में। अब तक अगर निकल के नहीं आया, समाज में एक्सप्रेशन नहीं हुआ, तो इसका मतलब कि इंट्रोवर्ट है। सर ओशियन बताएं, ओपननेस, कंसाइननेस, सी से, ए से एक्सट्रोवर्ट हो गया, ए से क्या होगा? एग्रीबलनेस, एग्रीबलनेस, एग्रीबल, एल से एग्रीबलनेस। हाँ। सीधा साधा स्वभाव का। अश्विया फिर निकल गई लगता है ना। तो नेट का प्रॉब्लम है। नेट का प्रॉब्लम हो तो पढ़ेंगे कैसे, दिक्कत तो यही है। नहीं तो जुड़ी हुई है। कितना बज गया? 11:15 सर। 11:15 से भी ज्यादा ही हो रहा है, 50 हो रहा है। अश्विया कहाँ आ रही हैं, जा रही हैं? कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हुई है सर, उनकी तरफ से लग रहा है। कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होगी तभी लेफ्ट हो जा रही है, ज्वाइन हो जा रही है। जी सर। एक थ्योरी हम लोग कर लें क्या, फ्रायड की? कर लीजिए सर। फ्रायड की थ्योरी कर लेते हैं, उसके बाद कंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। फिर कल देखा जाएगा। फ्रायड की थ्योरी जो है 1923 से 1949 के बीच में ये पूरी थ्योरी डेवलप की गई, ठीक है। 40 साल के क्लिनिकल एक्सपीरियंस के आधार पर फ्रायड ने ये सिद्धांत दिया, ठीक है, जिसको साइको एनालिटिकल थ्योरी के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। इस साइको एनालिटिकल थ्योरी में उन्होंने मन का 2 हिस्सा बताया, टोपोग्राफिकल माइंड और डायनेमिक माइंड। टोपोग्राफिकल माइंड में उन्होंने बात की कॉन्शस, सबकॉन्शस और अनकॉन्शस, जबकि डायनेमिक माइंड में उन्होंने बात की ईड, ईगो और सुपर ईगो। तो ईड, ईगो, सुपर ईगो की चर्चा हम लोग पहले कर लें, फिर कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस की बात करेंगे,
ठीक है। तो डायनेमिक एस्पेक्ट में ईड जो था वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, वो सिर्फ वही काम करता है जिससे आनंद मिले, चाहे वो मोरलिटी पे बेस हो या नहीं हो, चाहे वो सही हो या गलत हो, ठीक है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, सोशली एक्सेप्टेड हो या रिजेक्टेड हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। अगर उसको प्लेजर मिल रहा है तो वो ईड का फुलफिलमेंट करेगा, चाहे एनी हाउ। और हर व्यक्ति में ईड जो है बाय बर्थ है, ठीक है। दूसरा जो था ईड, ईगो जो है वो एक्सिक्यूटिव ब्रांच ऑफ माइंड है। इसको डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ माइंड का एक्सिक्यूटिव ब्रांच माना गया है, जो कि ईड और सुपर ईगो के बीच में कनेक्टिविटी करता है, ठीक है। ये ईगो करता क्या है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, डिसीजन लेने के लिए बाध्य करता है, ठीक है। वो अगर सिचुएशन ईड के फेवर का है, सिचुएशन अगर लगता है कि ईड का फुलफिलमेंट किया जा सकता है तो वो ईड को ऑर्डर कर देगा, अगर सिचुएशन ईड के फेवर का नहीं है तो वो सुपर ईगो को ऑर्डर कर देगा, ठीक है। तो ये रियल प्रिंसिपल पे काम करता है, रियलिटी पे काम करता है, सिचुएशन देखता है, सिचुएशन के हिसाब से एग्जीक्यूटिव होने के नाते वो डिसीजन लेता है, ठीक है। ये मन का बीच का हिस्सा हो गया डायनेमिक माइंड का। तीसरा हिस्सा जो है वो है सुपर ईगो जो है वो आइडियल प्रिंसिपल पे काम करता है या मोरल प्रिंसिपल पे काम करता है, और ये हमारे जितने भी नैतिक काम हैं, जितने भी अच्छे काम हैं, उसको करने के लिए प्रेरित करता है और गलत कामों से हमको रोकता है। हर वो काम जो हमारे लिए सोशली अनअप्रूव्ड हो, ठीक है, या गलत हो, अनैतिक हो, ठीक है, सेक्सुअल हो, इस तरह के कंटेंट को सुपर ईगो क्या करता है, रोकता है। और वो चेतन में भी आने से रोकता है और अचेतन में भी आने से रोकता है, दोनों जगह रोकता है। इसीलिए ईड और सुपर ईगो के बीच में परस्पर विरोध चलता है, और यही विरोध हमारे मन में कॉन्फ्लिक्ट का जनक होता है। कॉन्फ्लिक्ट इसी दोनों की वजह से उत्पन्न होता है, और जो ईगो है वो इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है, किसी एक को डिसीजन देगा, किसी एक को डिसीजन नहीं देगा। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, डिसीजन बनाता है। अब सपोज कीजिए कि सिचुएशन ऐसा है कि किसी कंडीशन में हमको बदमाशी सूझ रही है और सारे परिस्थिति हमारे अनुकूल है, ठीक है, तो हमको बहुत मज़ा भी आएगा तंग करने में किसी को। हम देख रहे हैं कि वो बड़ा मज़ा आएगा और सिचुएशन हमारे जो है फेवर में है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई डांटने वाला नहीं है, हमारी माँ नहीं है जो हमको रोक दे, ठीक है, हमारा बाप नहीं है जो हमको मना करे, तो हमारे दोस्त हैं, सब मस्ती में हैं कि चलो किया जाए बदमाशी। तो ईगो क्या करेगा, करने देगा सर। सुपर ईगो कह रहा है कि नहीं नहीं गलत है, तो कह के भाई अभी तो ठीक है स्थिति, ठीक है, कोई कुछ होने वाला थोड़े है, चलो करते हैं। वो डिसाइड, कोई नहीं है कर दो, ठीक यहाँ है, कोई नहीं है कर लो, कर जब लो कोई ऑर्डर, आएगा तब मत करना, हाँ, तो जब कोई आएगा तब मत करना। हाँ, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन में करता क्या है कि वो ईड को ऑर्डर कर देगा, ईड के जो प्लेजर प्रिंसिपल हैं, जो आनंद का नियम है, उसको वो सेटिस्फाइड कर देगा। तो ईड जैसे ही सेटिस्फाइड होगा, सुपर ईगो हमारा डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। अब वो टेंशन में आ गया कि हमारे रहते इसने गलत काम कैसे किया, कंटेम्प्ट करेगा, हर वक्त आपको क्या करेगा, गिल्ट फीलिंग कराएगा, कोसता रहेगा कि अब से ये गलती हो गई, ठीक है, तुमको नहीं करना चाहिए था, तुम बहुत बड़े गुनाहगार हो, तुमने गलती कर ली, कंटेम्प्ट करता रहेगा। तो इससे होता क्या है कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे व्यक्ति में डेवलप कर जाता है, ठीक है। अगर सुपर ईगो को ऑर्डर कर देता है, सिचुएशन देखता है, हमारे मन में इच्छा जाग गई कि हमको बदमाशी करनी है और सिचुएशन हमारे फेवर का नहीं है, समाज के बहुत सारे लोग हैं, है ना, हमारे पिताजी के दोस्त वहीं खड़े हैं, क्या करेंगे हम, तुरंत ईगो क्या करेगा, ईगो क्या करेगा, तुरंत सुपर ईगो को ऑर्डर करेगा, ना ना सर झुकाओ बेटा, चुपचाप चले जाओ, तो पापा जी के दोस्त यहीं पर हैं, तुरंत खबर पहुंच जाएगी, जूता पड़ेगा घर पे, ठीक है। तो तुरंत हम नैतिक आदमी हो जाएंगे, सुपर ईगो हमारे ऊपर हावी हो जाएगा, कहेगा कि एकदम सर झुकाइए, चुपचाप नहीं ले जाइए, एकदम मुंह से चूंचा नहीं निकलना चाहिए, और हम सर झुकाए चुपचाप गुजर जाएंगे, ठीक है। और जब निकल गए तो सुपर ईगो तो संतुष्ट हो गया, सुपर ईगो संतुष्ट हो गया, और कौन संतुष्ट नहीं हुआ, ईड का फुलफिलमेंट तो हुआ नहीं। अब वो कहेगा कि हमको तो पूरा करना है, हम करें कैसे,
तब वो दूसरा रास्ता इख्तियार करता है कि हमको तो पूरा करना है। अब वो आपके या तो ड्रीम में आएगा, ठीक है, या पाराप्रेक्स जो पैथोलॉजी साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ है जो हम भूल करते हैं उस माध्यम से करेगा, या फिर मेंटल मैकेनिज्म यूज़ करेगा। ये 3 कंडीशंस है ईड के फुलफिलमेंट का। या तो मेंटल मैकेनिज्म यूज़ कर ले, ठीक है, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म जिसको बोलते हैं, ईगो को बचाने के लिए वो ये काम करेगा, ठीक है, या फिर स्वप्न में आ जाएगा, स्वप्न के किसी भी तरीके से। ड्रीम आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जी सर, पढ़ा सर। ठीक है, तो ड्रीम के माध्यम से ये कन्वर्ट होगा, ड्रीम में आके आपका सेटिस्फैक्शन। ड्रीम में भी सुपर ईगो जो होता है तैनात रहता है, ठीक है, कि एग्जैक्ट आपकी जो ख्वाहिश है पूरी होनी नहीं देंगे। अगर इमोरल है, ठीक है, सेक्सुअल है, तो वो डायरेक्टली भी आपको ड्रीम में देखने नहीं देगा। तो ड्रीम में क्या होता है, रूप बदल के आता है, ठीक है, सिंबॉलिक रूप में आ जाएगा, ड्रामेटाइजेशन में आ जाएगा, कंडेंसेशन में आ जाएगा, एक्चुअल फॉर्म में आने नहीं देगा सुपर ईगो। चूँकि ईड का फुलफिलमेंट करना है और सुपर ईगो को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है, नहीं तो वहाँ भी तैनात है, अनकॉन्शियस लेवल पर भी वो तैनात है कि हम कोई गलत काम करने नहीं देंगे। अरे यार हम क्लास, एक मिनट। तो यहाँ पर ईड ईगो सुपर ईगो समझ में आया, तीनों एक दूसरे पर परस्पर डिपेंडेंट हैं और इन्हीं की वजह से मेंटल मैकेनिज्म जैसी चीज़ें देखी जाती है, इन्हीं की वजह से ड्रीम हमारे सामने प्रस्तुत होता है, और इन्हीं की वजह से जो साइकोपैथोलॉजी एवरीडे डे लाइफ में जो हम करते हैं, जो हमारा पाराप्रेक्स है वो होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये जो कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस है, वो हमारा कॉन्शियस जो चेतन स्तर है, ठीक है, जो कि एक्सप्रेशन है, जो बाहर दिखता है, ठीक है, चेतन स्तर पर। हाँ सर, अगर पूछा जाए कि फ्राइड के सिद्धांत में ईगो का क्या रोल है, तो फिर क्या जवाब देना? एक्सिक्यूटिव, आदमी का वो एक्सिक्यूटिव ब्रांच है पर्सनालिटी का, ठीक है, वो एक लाइन एक्सिक्यूटिव ब्रांच है जो डिसीजन मेकिंग का काम करता है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो ईड को ऑर्डर करता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो सुपर ईगो को, ठीक है, एक्सिक्यूटिव का काम करता है, कार्यपालक है वो। क्लियर है? जी सर। तो बात कर रहे थे हम लोग कॉन्शियस की, सब कॉन्शियस की, अनकॉन्शियस की। कॉन्शियस जागृत अवस्था है जब हमको हर चीज़ की चेतना रहती है, ठीक है, कि सही क्या है गलत क्या है, सिचुएशन की स्थिति जो भी है हम लोग देखते रहते हैं, ठीक है। फ्राइड के हिसाब से बहुत नॉर्मली हम लोग कॉन्शियस लेवल पे अगर हैं तो हम लोग सामाजिक तौर पे देखे जाएंगे। सब कॉन्शियस कहा गया कि ऐसी अवस्था जो आधे नींद और आधे जागृत अवस्था में है। और बेसिकली फ्राइड का जो कॉन्सेप्ट था वो अनकॉन्शियस था, जिन्होंने कहा कि मन का ये वो हिस्सा है जो बर्फ़ के टुकड़े की तरह पानी के अंदर मैक्सिमम हिस्सा डूबा हुआ है, जो हमको बाहर से नहीं दिखता है। तो ये वो अनकॉन्शियस हिस्सा है जहाँ पर सारा खेल होता है, ठीक है, जहाँ पर जितनी भी कॉन्शियस लेवल के जितनी भी इच्छाएं जो हमारी फुलफिल नहीं होती हैं, वो ईड की इच्छाएं हों चाहे सुपर ईगो की इच्छाएं हों, वो इच्छाएं सब क्या होती हैं, अनकॉन्शियस पर दमित हो जाती हैं, ठीक है। दमित होने के बावजूद भी उनका एक्सप्रेशन लगातार मन में चलता रहता है कि हमको एक्सप्रेस होना है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन भी इन्हीं पाराप्लेक्स, इन्हीं ड्रीम के द्वारा देखने को मिलता है। तो ये मन का दो हिस्सा उन्होंने बताया, ठीक है, टोपोग्राफिकल माइंड और डायनेमिक माइंड। मन के अलावा उन्होंने इंस्टिंक्ट की बात की। उन्होंने कहा कि हमारे पास दो तरह के इंस्टिंक्ट हैं, लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट, ठीक है, जिसको इन्होंने इरोस कहा, लाइफ को इरोस कहा और डेथ को थैनाटोस कहा। तो लाइफ इंस्टिंक्ट जो है वो क्रिएटिव पावर है हमारा, हम कुछ नया चीज़ों का निर्माण करते हैं, जनरेटिविटी करते हैं। जबकि डेथ इंस्टिंक्ट जो है वो क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव काम, जितने भी मनुष्य डिस्ट्रक्टिव काम करता है वो डेथ इंस्टिंक्ट के द्वारा करता है। और ये डेथ इंस्टिंक्ट जो है हर आदमी में जन्म के समय से मौजूद रहता है। किसी छोटे बच्चे को खिलौना दे दीजिए, मार के तोड़ देगा करके, डिस्ट्रक्टिवनेस उसके अंदर भरा हुआ है, ठीक है। जबकि जो उसका लाइफ इंस्टिंक्ट है वो कम होता है और डेथ इंस्टिंक्ट ज़्यादा होता है। इंस्टिंक्ट की बात की उन्होंने,
ठीक है। इसके बाद जो उन्होंने डेवलपमेंट की बात की थी, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के 5 स्टेजेस बताए थे, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज और जेनाइटल स्टेज। ये 5 स्टेजों की उन्होंने चर्चा की थी। चर्चा करने के बाद से हर स्टेज पर उन्होंने बताया कि क्या होगा, फिक्सेशन अगर होगा तो पर्सनालिटी आपकी कैसी बनेगी, ठीक है। ओरल स्टेज पे फिक्सेशन होगा तो क्या होगा, एनल पे क्या होगा और फैलिक पे क्या होगा। लेटेंसी स्टेज एक ऐसा स्टेज था जो स्कूलिंग टाइप का होता है, यहाँ पर उन्होंने कोई चीज़ नहीं बताई, लेकिन फाइनली जो जेनाइटल स्टेज था उस पर उन्होंने चर्चा की थी। तो ये 5 स्टेजेस बताए फ्रायड ने। इसके अलावा फ्रायड ने और कुछ बताया था। एंजाइटी की बात की थी सर। रियल एंजाइटी, मोरल एंजाइटी, न्यूरोटिक एंजाइटी, न्यूरोटिक, ठीक है। न्यूरोटिक। तो एंजाइटी में उन्होंने 3 तरह के एंजाइटी की बात की थी, मोरल एंजाइटी, रियलिस्टिक एंजाइटी और न्यूरोटिक एंजाइटी। न्यूरोटिक एंजाइटी क्या है? रियल एंजाइटी तो रियल थ्रेट के प्रति आपका रिएक्शन है। अगर रियल परेशानी कुछ है और हम उस पर चिंतित हैं तो ये रियल एंजाइटी है। मोरल एंजाइटी क्या है? जब आपका ईड जो है वो सुपर ईगो को पछाड़ दे, ईड का फुलफिलमेंट हो गया, सुपर ईगो की एंजाइटी शुरू हो गई, ठीक है। और न्यूरोटिक एंजाइटी क्या होगा? जब सुपर ईगो का फुलफिलमेंट हो जाए और ईड का फुलफिलमेंट ना हो, ठीक है। जब ईगो ईड पर डिपेंड करता हो सर। ऐसे भी बहुत सिंपली आप समझ लीजिए। हाँ, जब ईगो आपका व्हेन ईगो डिपेंड्स ऑन ईड, न्यूरोटिक एंजाइटी हो गया। तो अब वही बात कर रहे हैं ना, हमने उसको और आसान कर दिया कि जब आपका सुपर ईगो जो है उसका फुलफिलमेंट ना हो के ईड का फुलफिलमेंट हो गया, तो ईड का फुलफिलमेंट किसने कराया? एस्क्यूटिव पावर हमारा कौन है? ईगो। तो ईगो ही ना करा रहा है, तो ईगो किस पर निर्भर हो गया? ईड पर। उसकी बात मान लिया उसने। उसी बात को हमने थोड़ा आसान शब्दों में कहा, जी सर, ठीक है। और जब ये हमारा सुपर ईगो का फुलफिलमेंट हो जाएगा तो ईगो हमारा किस पर डिपेंड हो गया? सुपर ईगो पर। सुपर ईगो पे, जी सर, और आसान हो गया तो सर। मोरल एंजाइटी हो गया। मोरल एंजाइटी हो जाएगा। नहीं, हाँ नहीं, मोरल एंजाइटी नहीं होगा। हाँ, क्या होगा बोलिए? मोरल है सर। हाँ, मोरल एंजाइटी सुपर ईगो होगा। पर ईगो के निर्भर करता है। इसमें सुपर ईगो का फुलफिल हो गया। तो सुपर ईगो जब फुलफिल कर लेगा तो मोरल एंजाइटी क्यों होगा? चलिए इसको बहुत सिंपली समझ लीजिए कि जब ईगो का फुलफिलमेंट हो जाएगा तो ईड जो है वो ईगो जो है वो ईड के पास चला गया, ठीक है। तो ईड का फुलफिलमेंट होगा तो सुपर ईगो की परेशानी बढ़ेगी, मोरल एंजाइटी हो जाएगा। और जब सुपर ईगो का सेटिस्फैक्शन होगा तो ईड का फुलफिलमेंट नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा? न्यूरोटिक एंजाइटी हो जाएगा, ठीक है। आसान भाषा में उसको बता दीजिए, ठीक है। इसके बाद जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसकी हम लोग चर्चा छोड़ देते हैं, कल करेंगे। डिफेंस मैकेनिज्म बदलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। क्लियर है? अश्विया हैं कि गायब हो गई? नहीं सर।